Would you declassify the Epstein files? Yeah. We need to release the Epstein list. You know, it's the same thing with Epstein's list. It's like, what the hell are these Republicans doing? It's sitting on my desk right now to review. Trump administration's announcement that no Jeffrey Epstein client list exists. Are you still talking about Jeffrey Epstein? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैगा या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स के साथ पिछले कुछ दिनों में वही काम कर दिया है जो हर नेता कभी ना कभी अपने सपोर्टर्स के साथ करता ही है। सालों से अपने भक्तों को ट्रांसपेरेंसी, ड्रेन द स्वैम्प, आउटसाइडर इन वॉशिंगटन का जुमला सुनाते आया ट्रंप सालों से कहता रहा कि अगर मैं फिर से प्रेसिडेंट बना तो मैं जेफरी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट रिलीज कर दूंगा, जिससे दुनिया के सबसे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जेल में चक्की पीसेंगे क्योंकि उन्होंने मासूम बच्चों का शोषण किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया और उनके खुलासे से तो डेमोक्रेटिक पार्टी तबाह हो जाएगी क्योंकि एप्स्टीन के पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार कह रही है कि यह सब तो जुमला था। कल तक जो लिस्ट जस्टिस डिपार्टमेंट की पैम बॉन्डी के डेस्क पे था फॉर रिव्यू, आज वो लिस्ट गायब हो चुकी है। कल तक जिस लिस्ट को रिलीज करना कैश पटेल, जो आज एफबीआई डायरेक्टर है, उस कैश पटेल का मिशन था, लाइफ मिशन था, आज वो लिस्ट है ही नहीं और ना कोई मर्डर हुआ है, ये सब तो आत्महत्या थी। ट्रंप एंड कंपनी ने सोचा होगा कि हमारे सपोर्टर्स तो कुछ भी मान लेते हैं, ये बात भी मान लेंगे कि अगर कोई लिस्ट है भी तो वो लिस्ट हिलरी क्लिंटन और बाइडेन ने बनाया था, मे बी ट्रंप को फंसाने के लिए बनाया था। सारा का सारा लिस्ट अब फ्रॉड हो चुका है और इसमें रिलीज करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। एप्स्टीन के बारे में अब बातें करना छोड़ दो, ट्रंप कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अरे ये सब छोड़ो, बड़े बड़े मुद्दे और हैं, आगे बढ़ो। लेकिन ट्रंप की सुगबुगाहट देखकर मैगा भी बोल रही है, क्या इलॉन मस्क ने जो गुस्से में लिखा था ट्विटर पर वो बात सच है? क्या ट्रंप का भी नाम इस कुख्यात एप्स्टीन लिस्ट में शामिल है? और क्या इसीलिए इस लिस्ट को अब परमानेंट तरीके से दफनाने की कोशिश की जा रही है? पहली बार मेगा बेस्ड डोनाल्ड ट्रंप को, एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल को और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड पैम बॉन्डी को गलिया रही है, उन्हें नोच रही है, अपने सुप्रीम लीडर ट्रंप को चाइल्ड मोलेस्टर तक कह रही है। 2019 में हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर, फाइनेंसर, नोटोरियस अमेरिकन सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन का अरेस्ट होता है और उसके बाद जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु होती है। पूरे देश को तब से इस बात पर यकीन है कि एप्स्टीन को मरवाया गया था क्योंकि वो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग एक रिंग चला रहे थे और उसके क्लाइंट्स दुनिया के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल थे। ट्रंप जैसे रिपब्लिकन्स और खासकर की मेगा बेस उनका सालों से डेमोक्रेटिक पार्टी को इसके पीछे जिम्मेदार मानती है और यह बात कई बार हाईलाइट की गई है और रिपब्लिकन सरकार ने बार बार बोला है, पार्टी ने बार बार बोला है, एक बार हम सरकार में आ जाएंगे, इस लिस्ट को हम सार्वजनिक कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। लेकिन फिर पिछले हफ्ते एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक मेमो रिलीज किया कि इस केस से जुड़ी सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पाई है कि सारी कंस्पिरेसी थियरीज पर अब ताला लगा देना चाहिए। सरकारी मेमो के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन के पास से बरामद की गई डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी जांच एजेंसी को कोई भी तरीके का क्लाइंट लिस्ट नहीं मिला है जिससे कोई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स से लिंक निकले। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी साफ कर दिया है कि एप्स्टीन की मौत एक सुसाइड थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, कोई मर्डर कंस्पिरेसी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में मानो भूचाल सा आ गया हो, खासकर कि तब जब सरकार की तरफ से उसी जेल से सीसीटीवी फुटेज रिलीज की गई जहां एप्स्टीन की आत्महत्या हुई थी, लेकिन फुटेज में कुल टोटल 1 मिनट मिसिंग है। सवाल कम नहीं, सवाल और बढ़ गए हैं। लोगों को यकीन अब और हो रहा है कि ट्रंप सरकार अपने ही साथ साथ अपने हाई प्रोफाइल, अमीर, इन्फ्लुएंशियल दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा कवर अप इस समय चल रहा है। ट्रंप से ब्रोमांस खत्म होने के बाद और डिवोर्स लेने के बाद इलॉन मस्क कुछ दिन पहले तो चुप रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रंप के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है, लिस्ट को रिलीज करो फिर से मांग करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे एप्स्टीन कांड का इजराइल और मोसाड कनेक्शन को लेकर जो बातें हैं वो और तेजी पकड़ रही हैं और गरमा रही हैं। और बातें क्यों ना हो, आखिर ये रिपोर्ट जहां बोला गया है कि नहीं नहीं कोई कंस्पिरेसी नहीं है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के व्हाइट हाउस दौरे के कुछ ही घंटों बाद रिलीज की गई है। क्या अमेरिका फिर से इजरायल की हरी झंडी के लिए रुका हुआ था? याद रखिए, देशभक्त पर हम बार बार ये बोलते आए हैं कि इजराइल का कितना बड़ा इंफ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर। क्या मोसाड का रोल था अमेरिकन पॉलिटिक्स में? किस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स को यूज करके, वो फुटेज यूज करके, इंफॉर्मेशन यूज करके अमेरिकन लीडर्स को ब्लैकमेल करने का कोई कार्यक्रम चल रहा था? क्या है ये एप्स्टीन केस?
ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल है, एक जेल में रहस्यमय मौत है, या एक सेक्स ट्रैफिकिंग पूरा एक ग्रुप है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं, जहां बच्चों का शोषण हो रहा था, या उससे भी बुरा ये सब करवाया जा रहा था, ये सब मॉनिटर हो रहा था, ये सब प्लान हो रहा था मोसाद द्वारा अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिकन लीडर्स को ब्लैकमेल करने के लिए। क्या एप्स्टीन फाइल्स हमें इस बात का जवाब दे सकती है कि अमेरिकन नेता इजराइल को अपना पहला कर्तव्य क्यों मानते हैं, अपने देश को पहला कर्तव्य क्यों नहीं मानते हैं? यह सब जानने की कोशिश करेंगे आज के डीप डाइव एपिसोड में। न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टर जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर 1970s के दशक में शुरू की थी एज अ प्राइवेट स्कूल में टीचर, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, वो टीचरगिरी छोड़कर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो शिफ्ट कर गए। पहले वो बेयर स्टर्न्स बैंक में उन्होंने काम किया, फिर 1982 में उन्होंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फर्म इतनी अच्छी चलती थी और इतनी प्रेस्टिजियस थी कि वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को लेते थे जिनके पास $1 बिलियन से ज्यादा प्रॉपर्टी थी उस समय। अब ये पैसा जो उनके पास आया था लीगल था या नहीं, वो किस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, वो स्पाई थे या नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का अभी भी मैटर है। लेकिन 1990s तक ये बात फैक्ट है कि एप्स्टीन के पास दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टीज बन गई थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनके पास कैरिबियन आइलैंड में एक अपना प्राइवेट आइलैंड भी था। इस टाइम पर करीब वो दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू कर देते हैं। इन लोगों में प्रिंस एंड्रयू, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन, करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, जिन्हें बाद में एप्स्टीन के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ जाएगी अपने रेप्यूटेशन के लिए। खैर, एप्स्टीन के सीक्रेट लाइफ की डिटेल्स पहली बार 2005 में सामने आते हैं, जब कुछ अंडर एज लड़कियां सामने आकर इल्जाम लगाती हैं कि उन्हें मसाजेस और सेक्सुअल एक्ट्स के लिए पैसे ऑफर किए गए थे इनके पाम बीच मैंशन में। आगे जाकर एक ग्रैंड ज्यूरी टेस्टिमनी में यह बात भी सामने आती है कि एप्स्टीन ने 14 साल तक की लड़कियों का शोषण किया है। इतना ही नहीं, यह बातें भी बाहर आती हैं कि एप्स्टीन इन लड़कियों को सिर्फ खुद एक्सप्लॉइट नहीं करता था, बल्कि अपने अमीर दोस्तों को सप्लाई करता था। 2005 के इन्वेस्टिगेशन में एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन स्कैंडल सामने आता है। लेकिन चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई और देश हो, अगर आपके पास बेशुमार पैसा है, अगर आपके पास बढ़िया कनेक्शंस हैं, तो आपके खिलाफ जितना भी मटेरियल कोई इकट्ठा क्यों ना कर ले, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जेफरी एप्स्टीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, सब कुछ दबाने की कोशिश होती है। एप्स्टीन उस समय जो तत्कालीन यूएस अटॉर्नी जनरल थे, एप्स्टीन उनके साथ एक सीक्रेट प्ली डील कर लेते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई जाती है और उसी के साथ साथ सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री में उनको अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। अब यह डील क्यों हुआ? अटॉर्नी जनरल के साथ यह डील करवाया किसने? कौन सा प्रेशर था? अब यह सब बातें तो पता नहीं चल पाएंगी इतनी जल्दी, क्योंकि अब तो एप्स्टीन ही मर गया है। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट के एक रिव्यू ने बाद में खुद पाया कि उस वक्त के अटॉर्नी जो थे एलेक्स अकोस्टा, उनका ये जो डील है ना, ये पुअर जजमेंट था। ये पुअर जजमेंट को दर्शाता है। वैसे बाद में अकोस्टा को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में लेबर सेक्रेटरी भी चुन लिया। अब हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन क्रोनोलॉजी आप खुद ही समझ लीजिए। अब ये पूरा किस्सा वहीं खत्म हो जाता, आपको इस एप्स्टीन के बारे में पता भी नहीं चलता, हम ये एपिसोड भी नहीं बनाते। लेकिन फिर 2018 में आता है मी टू मूवमेंट। इस मूवमेंट से इंस्पायर होके और भी महिलाएं सामने आती हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें अब्यूज किया है। इस बार उस समय डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट थे और उनके जस्टिस डिपार्टमेंट को अंडर ड्यूरेस पब्लिक प्रेशर में आकर एप्स्टीन के खिलाफ नई इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करनी पड़ी। इसके 1 साल के अंदर एप्स्टीन पर न्यूयॉर्क में अंडर एज लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग का केस फिर बनाया गया, जो कि एक संगीन अपराध था। यूएसए में इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाता है और उससे भी शायद एक बड़ा खेल, उसका पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था। अभी केस चल ही रहा था। अगस्त 2019 में एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अपने सेल में बेहोश पाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। एप्स्टीन की मौत को सुइसाइड कह के टालने की कोशिश की गई। एक हाई प्रोफाइल ऑफेंडर की ऐसे मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से, जब केस चल रहा था, नाम बाहर आने वाले थे, कंस्पिरेसी क्या था लोगों को समझ में आने वाला था, तो यह कोई छोटी बात नहीं थी। ऑलमोस्ट इमीडिएटली पूरे देश को यकीन हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ है, इस बंदे को चुप कराया गया है।
एप्स्टीन की मौत के कुछ ही हफ्तों में इंडिपेंडेंट फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने इसे पब्लिकली मर्डर घोषित कर दिया। प्राइवेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्स्टीन के गले में जो हड्डियां टूटी जो मिली, ऐसा सुइसाइड केस में बहुत कम होता है और डिलिबरेट स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में ज्यादा देखा जाता है। वहीं एप्स्टीन के सेल के पास वाले सीसीटीवी कैमरा मर्डर वाली रात काम नहीं कर रही थी या उससे फुटेज गायब हो जाता है। अभी इस हफ्ते जो फुटेज डीओजे ने रिलीज भी किया है उसमें कुल 1 मिनट का टाइम कोड जंप देखा जाता है। फिर एप्स्टीन के सेलमेट को भी ठीक उसकी मौत के 1 दिन पहले वहां से हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। उसकी लाश को सुबह किसने ढूंढा, किसने पहले देखा, उन गार्ड्स का क्या जो ड्यूटी पर थे, उनका ड्यूटी था उस पर नजर रखना, ही वॉज अंडर वॉच। ये सारे सवाल हैं लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन क्लियर है कि यहां कोई ना कोई एक कंस्पिरेसी थी। सबसे ऑब्वियस कंस्पिरेसी जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि एप्स्टीन की जो सुइसाइड थी वो सुइसाइड नहीं, वो मर्डर था। पावरफुल लोगों ने कराया था, उसे मरवाया था ताकि और नाम ना एक्सपोज हो। मर्डर प्लॉट की कंस्पिरेसी थियरी के साथ साथ ये थियरी भी फेमस हो जाती है कि एप्स्टीन के पास एक सीक्रेट लिस्ट थी जिसमें वो बड़े बड़े लोगों का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिसे एप्स्टीन ब्लैकमेल किया करता था। कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स कहते हैं कि अगर वो लिस्ट बाहर आ जाए तो पता चल जाएगा किन किन लोगों के थ्रू अंडर एज गर्ल्स का अब्यूज हुआ है और कौन कौन से लोग हैं जो एप्स्टीन को मरवाना चाहते थे या उसे मरवाने की काबिलियत रखते थे। Well, the Epstein Black Book, like on day one. On day one, roll out the black book. Absolutely, Senator. Child sex trafficking has no place in the United States of America, and I will do everything, if confirmed as FBI director, to make sure the American public knows the full weight. आज अमेरिका ट्रंप सरकार से बेहद नाराज है। ये नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, ये असल जिंदगी में आपको दिख जाएगा। ट्रंप अपना फेवरेट गेम देखने जाते हैं तो वहां उन्हें जलील होना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप डिज्नीलैंड जाते हैं, वहां लोग उन्हें खरी खोटी सुना देते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि ट्रंप कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, झूठ बोल रहे हैं, शायद किसी के इशारे पर नाच रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन ट्रायल के बिल्कुल पहले मारा जाता है। उसके पार्टनर गिलेन मैक्सवेल को यूएस फेडरल कोर्ट ऑलरेडी 20 साल की सजा सुना चुकी होती है, 5 काउंट्स पर, इंक्लूडिंग सेक्स ट्रैफिकिंग। लेकिन भाई ट्रैफिक किसको किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उसके ऊपर द मोसाड एंगल। गिलेन के पिता रॉबर्ट की मृत्यु भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी, डूबे जाने से, और उनके तार भी कहा जाता है मोसाड से जुड़े थे। और यह भी फैक्ट है कि लिस्ट हो या ना हो, लेकिन एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में जाने वाले फ्लाइट्स थे और फ्लाइट्स के लॉग्स थे। उन लॉग्स में उन पैसेंजर्स का नाम दर्ज है जिनका वहां आना जाना रहता था। इन नामों में सबसे प्रोमिनेंट हैं यूके के प्रिंस एंड्रू और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। अब क्लिंटन साहब ठहरे डेमोक्रेट, पहले ही मोनिका लुइंस्की स्कैंडल में उनका नाम आ चुका था, चिट्ठा खुल चुका था। तो राइट विंग पॉडकास्टर्स, मीडिया हाउसेस, इन्फ्लुएंसर्स को नैरेटिव बिल्ड करने का बहुत बढ़िया मौका मिल गया कि बाइडेन सरकार इससे जुड़ी फाइल्स को जानबूझकर छुपा रही है, रिलीज नहीं कर रही है, ताकि क्लिंटन और क्लिंटन के तरह दूसरे डेमोक्रेट्स का नाम सामने न आए। डेमोक्रेट्स एक्चुअली बचा रहे हैं इस पूरे केस में, ये फाइल्स को दबा रहे हैं। बाइडेन सरकार के 4 सालों में इस पर्टिकुलर केस के आसपास इतना माहौल बना दिया गया, अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों में भी क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। यूके में प्रिंस एंड्रयू को अपने रॉयल टाइटल्स से हाथ धोना पड़ा, वो टाइटल्स उनसे छिन गए, मिलिट्री रैंक्स ले लिए गए, हिज मैजेस्टी का टाइटल भी वापस ले लिया गया। वहीं बार्क्लेज और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी जिसके सीईओज का नाम इस फ्लाइट लॉग में बार बार आया था, उनको अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्लाइंट लिस्ट और एप्स्टीन की जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन फाइल्स है, जिन्हें कलेक्टिवली एप्स्टीन फाइल्स बोला जाने लगा, वो अभी तक बाहर नहीं आई। तो अमेरिकन राइट विंग को माहौल बनाने का और मौका मिल गया और आग में घासलेट डालने लगे। ट्रंप की सत्ता में आने के बाद यह चीज रुका नहीं। मौजूदा एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल और डेप्यूटी डायरेक्टर डैन बोंगिनो ने लोगों को उस वक्त भी कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को तो हम रिलीज करके ही रहेंगे। अप्रैल 2024 कैंपेन के दौरान ट्रंप ने खुद कहा कि वो एप्स्टीन के फाइल्स रिलीज करने पर सोच सकते हैं। सरकार में आते ही अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट उनके ऑफिशियल ऑफिस के टेबल पर मौजूद है।
It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. ये सुनकर मेगा बेस और भी खुश कि देखो ट्रंप सरकार ने बोला था कैंपेन के समय और वही काम अब हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि भाई लग रहा है कि रुकावट के लिए खेद भी होगा, बहुत समय लग रहा है, एक फाइल रिलीज करने की तो बात है। I'm not going to withhold information from the American public ever, but I'm also not going to rush to get it out there in a format in which they can't rely on it. और फिर आता है ट्रंप का बॉम्बशेल कि क्या ये तुम कंट्रोवर्सी सीक्रेसी लगा के रखे हो, आगे बढ़ो, इस स्टोरी में और कुछ बाकी नहीं रहा है, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, हम सत्ता में आ गए, अब कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? लेकिन उस वीडियो फुटेज का क्या जो मिसिंग था, एप्स्टीन का जेल का जो फुटेज जिसमें पूरा 1 मिनट का गैप है। And what we learned from Bureau of Prisons was every year, every night, they redo that video. It's old from like 1999. So every night the video is reset and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that. क्या बॉन्डी जी, ये कौन सी एक्सक्यूज है? इससे अच्छा एक्सक्यूज तो एडिटर दे देता है। जब काम नहीं करता एडिटर है तो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, रेंडर इशू हो गया है, हार्डवेयर फेलियर हो गया है, कंप्यूटर को लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया है। झूठ बोलना तो आज एडिटर से सीख लीजिए। अब ये सारी जो झूठ बोली गई है, जाहिर सी बात है कि जो पूरा मेगा बेस है वो नाराज हो गया, वो तो मेगा कैप्स जलाने लगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैप्स जलाने लगा। जब अपने खुद ही अपने सपोर्टर्स को इतने सालों से एक नैरेटिव परोसा है और इतनी जल्दी आप इतना बड़ा यू टर्न मारोगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। इसी हफ्ते जैसे ही डीओजे और एफबीआई ने जेफरी एप्स्टीन पर मेमो रिलीज किया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली लोग अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का रेजिग्नेशन भी अब डिमांड करने लगे। ट्रंप के कुछ क्लोज एड्स ने बॉन्डी से फ्रस्ट्रेट होकर माना कि बॉन्डी ने एप्स्टीन फाइल्स को ना उसको सही से हैंडल नहीं किया। एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने सीएनएन को बताया कि बॉन्डी शुरू से ही ना केस को खराब कर रही है, बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर रही है, ये सारी चीजें ना हवा में होनी चाहिए। उन्होंने लिखित में दे दी। Pam Bondi didn't do what she promised she would do. She said she would deliver and she didn't. Because she's the one that led us down the path to believe there's truckloads of documents, the files are on my desk, and now all of a sudden, poof, magically, there's nothing. अब आते हैं असल मुद्दे पर। सालों से रिपब्लिकन्स ने बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर इस पूरे केस को छिपाने का इल्जाम लगाया है। अब यही इल्जाम रिपब्लिकन्स पर लग रहा है, लेकिन सवाल तो उठता ही है ना कि आखिर ट्रंप की सरकार एप्स्टीन फाइल्स को क्यों छुपाना चाहेगी या इसे दफनाने की क्यों कोशिश कर रही है, जब सालों से उन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों को वो ये फाइल्स रिलीज कर देंगे, सारे फैक्ट लोगों के सामने रख देंगे। ये बात भी साबित हो चुकी है कि माइनर्स के ऊपर असॉल्ट हुआ था, उनका ट्रैफिकिंग भी हुआ था। एक ही बात तो रह गई, किसको ट्रैफिक हुआ था? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को कुछ ही हफ्ते पहले इलॉन मस्क ने आओ में ताओ में आकर दे दिया था, जब भावुक होके झगड़ा करके ट्रंप के साथ उन्होंने एक्स पर लिख दिया था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस फाइल्स में है, एप्स्टीन फाइल में है, और इसीलिए इस फाइल और इसको कभी इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के चर्चे सालों से अमेरिकन मीडिया में चलती आई है, उनके साथ पार्टी करते हुए वीडियोस सालों से लोगों के सामने है। एक समय पर ट्रंप ने खुद एप्स्टीन को उसकी तारीफ की थी, कहा ही इज अ टेरिफिक गाय। हाँ, वो बात अलग है कि जब एप्स्टीन और उसकी पार्टीज की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो ट्रंप को अपने अजीज दोस्त से एटलीस्ट पब्लिकली अपने संबंध तोड़ने पड़े। लेकिन मस्क ने ट्रंप और एप्स्टीन के सारे काले करतूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। सरकार से निकलने के बाद मस्क आज भी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बना रहे हैं, और अब उन्होंने एक्स पर भी प्रॉमिस कर दिया है कि उनकी न्यू अमेरिका पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो फाइल्स को रिलीज कर देगी। माने फिर से वो साइकिल शुरू होता है कि हम पर यकीन करो, हम तुम्हारा एप्स्टीन वाला काम कर देंगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप समेत दूसरे हाई प्रोफाइल लोगों के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इस अंडर एज सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग में जितना शॉकिंग है, उससे भी एक और ज्यादा शॉकिंग और वरिंग पॉसिबिलिटी है कि यह सब इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाड करवा रही है।
कहा जाता है कि एप्स्टीन की बेशुमार दौलत, उसके कनेक्शन, उसका लीगल सिस्टम को डॉज करना, यह सब इसीलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि एप्स्टीन और उसकी पार्टनर मैक्सवेल मोसाड के लिए काम कर रहे थे और सालों से अमेरिका के इन्फ्लुएंशियल लोगों पर इंफॉर्मेशन, खुफिया जानकारी, डर्टी डीड्स कलेक्ट कर रहे थे। फिर चाहे वो ऑब्सीन वीडियोस हो, अंडर एज लड़कियों का शोषण हो, या फिर अश्लील पार्टीज, ड्रग्स, या फिर पैसों की हेराफेरी। कंस्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि इजराइल की मोसाड सालों से यह काम करती आई है और आज जो अमेरिका पर इतना कंट्रोल इजराइल का दिख रहा है, इसके पीछे यही बैक चैनल ब्लैकमेलिंग है। आप खुद ही सोच के देखो, इजराइल कहता है जंग करो तो अमेरिका जंग पर कूद जाती है, इजराइल कहता है डिप्लोमेसी करो तो अमेरिका बातचीत पर उतर आती है, इजराइल कहता है डील करो तो अमेरिका डील कर लेती है, इजराइल कहता है अपने सिटीजन्स की नहीं हमारी लोगों की सुनो तो अमेरिका के लॉ मेकर्स इजराइल पर ज्यादा फोकस करते हैं, अमेरिका पर कम। अमेरिकन कांग्रेस में बैठकर हर अमेरिकन पॉलिटिशियन आज इजरायली इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। मैं मानता हूं पैसा, रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इजराइल के पीछे इतनी जो श्रद्धा है, कोई ना कोई तो और चाबी लगाई जा रही है। अब ये बातें इतनी तेज हो गई हैं कि फॉरेन इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट के सवाल लोग सीधा ट्रंप के कैबिनेट पर मीडिया के सामने पूछने लगे हैं, जिसका अटॉर्नी जनरल के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। To him being an agent, I have no knowledge about that. We can get back to you on that. नोट करने वाली बात है, सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन पैम बॉन्डी ने इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया, डिस्मिस नहीं किया, डिनाई नहीं किया। तो एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट का एंगल तो जरूर हो सकता है इस पूरे एप्स्टीन केस में। दूसरी तरफ एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल और उनकी 26 साल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस पर भी लोगों का शक अब बढ़ रहा है। दरअसल नेटिजन्स ने खोज निकाला कि विल्किंस प्रेगर यू नामक एक एक्स इजरायली मिलिट्री ऑफिसर की कंपनी में काम कर चुकी है। अब यह बात बाहर आते ही लोगों ने थोड़ा स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि 26 साल की यह महिला विल्किंस एक 44 साल के सुपर हैंडसम कैश पटेल में उन्होंने क्या देखा, ऐसा क्या पोटेंशियल पाया कि उसके साथ वो हो ली। पूरे सोशल मीडिया पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहीं पटेल हनी ट्रैप तो नहीं हो गए हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल्स अमेरिका का लीक तो नहीं कर रहे हैं। अब ये प्लांट है कि नहीं, इस गर्लफ्रेंड की क्या हिस्ट्री है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन पर ही बात बाहर आएगा, लेकिन एफबीआई डायरेक्टर को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? पैम बॉन्डी के साथ साथ कैश पटेल डायरेक्टर एफबीआई के रेजिग्नेशन की भी मांग होने लगी है। मैगा सपोर्टर्स कह रहे हैं कि आप लोग ने हमें इतना कुछ बोला था, प्रॉमिस किया था और आप लोग मुकर रहे हो तो रिजाइन करो। अब एफबीआई के डायरेक्टर कैश ने जब ये सारी बातें सुनी है तो एक ट्वीट करके उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ट्रंप जी का आशीर्वाद है वो एफबीआई में ही रहेंगे, अपने पद पर ही रहेंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि लोग एप्स्टीन के बारे में बातें करना बंद कर दे, इस एपिसोड को भूल जाए, लेकिन एप्स्टीन की पार्टनर याद है मैक्सवेल, अब खबर यह आ रही है कि वो कंसिडर कर रही है कि यूएस कांग्रेस के सामने अगर उसे मौका दिया जाए तो वो पूरे लिस्ट के बारे में और पूरी सच्चाई उगलना चाहती है। अगर एक कोई प्ली डील उसके साथ साइन हो जाता है तो सोचिए, अगर ये हो जाता है तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या हाल होगा, कितना भूचाल आ जाएगा, एक मेगा सुनामी आ जाएगा। लेकिन इस पूरे कंस्पिरेसी, फैक्चुअल और इस रियल लाइफ स्टोरी से 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स कितना गंदा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कितनी हिपोक्रेसी छुपी हुई है, वो साफ दिखता है। लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया गया है पॉलिटिक्स के लिए, वो साफ दिखता है। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में ये पहले भी हमने देखा है कि अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे तो एक डिस्ट्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। वो डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? अब ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी बॉम्ब गिरा चुके हैं, क्या रशिया के साथ अब युद्ध पे जाने का फैसला किया जाएगा? इस पूरे एपिसोड से निकलने के लिए ये आने वाले कुछ ही दिनों में मालूम चलेगा।